बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 9, हमारी बुक का लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम हीट के ट्रांसफ़र होने के मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिनके नाम ऑलरेडी आप जानते होंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर में से। देन हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे अब देखें डायग्राम में, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरह से हीट की ट्रांसमिशन हो रही है यहाँ से। यानी देखिए, इस रॉड को, ये मेटल की रॉड है, इसको यहाँ पर हम फायर के साथ टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एरिया लाइट है और ये डार्क है, मतलब कि इस जगह ये वाला हिस्सा जो है इसका हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है, जो कि दूसरा हिस्सा अभी गर्म हो रहा है। ऐसा ऐसा से देखें हीट आगे ट्रांसफ़र हो रही। तो जो मेटल्स के अंदर से हीट ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस का नाम देखें कंडक्शन दिया गया। और एयर हीट अप हो रही है, जहाँ पे हवा गर्म होने के बाद ऊपर को उठ रही है, उसको कन्वेक्शन का नाम दिया जा रहा है। और डायरेक्ट यहाँ से रेडिएशंस, एनर्जी हमारी तरफ में ट्रांसफ़र हो रही है, उसको रेडिएशन का नाम दिया जा रहा है। देन ये डायग्राम ही तीनों तरह की जो ट्रांसमिशन है एनर्जी की, उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो थोड़ा सा हम जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है उस लिहाज से भी बात करते चलें। Recall what happens when two bodies at different temperature are in thermal contact। जी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा, रिकॉल से मतलब है कि याद कीजिए जो आपने पहले से पढ़ा है। और ये कॉमन सेंस की बात है। आप खुद सोचो, जब हम गर्म और ठंडी चीज़ को आपस में टच करेंगे तो क्या होगा? जो हीट है वो हार्ड बॉडी से ट्रांसफ़र होगी किसमें? कोल्ड बॉडी में। जो हार्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक टब है और उसमें कुछ फ्रेश वाटर पड़ा हुआ है आम रूम टेम्परेचर के ऊपर में, और हम क्या करते हैं, उसके अंदर में कुछ हॉट वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी जो है उसमें मिक्स कर देते हैं। तो देन आप फील करेंगे, उसको अपना हाथ टच करें, उस पानी में अपने हाथ को डालें टब के अंदर में, तो देन देखेंगे पहले टब का टेम्परेचर कम था पानी का, लेकिन जब हमने उसमें गर्म पानी को डाल दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी पानी गर्म हो गया। टब का पानी जो था वो गर्म हो गया, और जो हमने पानी डाला था उसका टेम्परेचर क्या हुआ? कम हो गया। वो पहले ज़्यादा गर्म था, फिर वो कम हो गया। यानी कि हार्ड बॉडी से हीट निकली, कहाँ चलेगी? कोल्ड बॉडी में चलेगी। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हार्ड बॉडी फ्लोज टू कोल्ड बॉडी इन फॉर्म ऑफ अ हीट। यानी जब हम गर्म और सर्द चीज़ों को आपस में टच कर रहे हैं तो हार्ड बॉडी से हीट निकलती कोल्ड में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ हीट। Transfer of heat is a natural process. It continue all the time as long as the bodies in a thermal contact are different temperature। यानी जब तक उन दोनों का टेम्परेचर, जो बॉडी एक गर्म है एक ठंडा है, जब उनको हम आपस में टच कर रहे हैं तो हॉट बॉडी से हीट निकल रही है, कोल्ड बॉडी में जा रही है। कब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक उन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। यानी जब हॉट और कोल्ड बॉडी दोनों, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होते होते और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो देन हीट की ट्रांसमिशन भी स्टॉप हो जाएगी। देर आर 3 ways बाई विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस, और उनके नाम दिए गए हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन को। तो कंडक्शन के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप प्रॉपर्ली इसको समझ पाएंगे। देखिए, ये हमारे पास में एक मटेरियल है और ये भी हमारे पास में उसी चीज़ को दिखाया गया है। ये उसका मॉलिक्यूलर व्यू है। ये डायग्राम में बगैर मॉलिक्यूल्स के दिखाया गया है, बी डायग्राम में उसके मॉलिक्यूल्स को शो किया गया है। अगर आप जनरली देखो, ये मेरे पास में कोई मेटल का पीस है, जैसे कोई स्पून वगैरह को आपने, मेटल का स्पून होता है उसको यहाँ पर हम रख देते हैं, गैस लैंप है हमारे पास में, तो उसमें से आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन रेड है और ये वाला जो है वो ब्लू है। तो रेड जो है मतलब हाई टेम्परेचर को शो करता है, और जो ब्लू है वो कोल्डनेस को शो करता है, यानी लो टेम्परेचर को शो करता है। तो देखिए, जो हिस्सा हमने फायर के ऊपर रखा हुआ है, एक्चुअल में सिर्फ वही हिस्सा गर्म नहीं हो रहा,
बल्कि ये वाली हीट आगे से आगे देखें ट्रांसफ़र हो रही है, यानी आगे से आगे हिस्सा जो है वो उसका कलर रेड होता जा रहा है, मीन की हीट आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है, यानी हार्ड पार्ट से किधर को जा रही है, कोल्ड पार्ट की तरफ हीट जा रही है। ये ही हमने देखना है कि इन कंडक्टर्स के अंदर में, यानी सॉलिड बॉडीज़ के अंदर में, मेटल्स के अंदर में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। याद रखें स्टूडेंट्स, 3 तरह के ही हमारे पास में स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे, कंडक्शन, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो सॉलिड्स के लिए ये मेथड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कंडक्शन का जो हीट ट्रांसफ़र होने का मेथड है ये ओनली फॉर सॉलिड्स बॉडीज़। और सॉलिड कौन से? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं उसमें आयरन है, स्टील है, कॉपर है, बेस्ट जो है गोल्ड है, तो ये जितनी भी मेटल्स हैं इनके अंदर में हीट इजीली ट्रांसफ़र होती है। वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है आइए उस चीज़ को डायग्राम से आप देखो। अगर ये मेरे पास में इंसुलेटर है, देखिए मेटल जो सॉलिड्स हैं वो 2 तरह के हैं, इंसुलेटर्स हैं और कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, यानी अगर एग्जांपल लें हम इनकी, तो जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब के सब इंसुलेटर्स हैं, और मेटल्स को वो सब के सब कंडक्टर्स हैं। तो थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो है वो थोड़ा हम क्लियर करते चलें, बात को थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझते चलें। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अगर हमारे पास में यहाँ पे मैं बात करूँ कि जी मेरे पास में इंसुलेटर है, ये जो मटेरियल है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर से मतलब कोई वुड का पीस समझ लीजिए कि ये वुड का पीस है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये मालिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये एटम्स और मालिक्यूल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके दरम्यान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एटम में से बाहर निकले होते हैं, जो एटम्स का आउटर मोस्ट शेल होता है ना, बाहर वाला वैलेंस ऑर्बिट, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो इन एटम्स के दरमियान में जो मालिकुलर स्पेसिस हैं, जो देखें इनर मालिकुलर स्पेसिस, जिनके दरमियान में जो जगह होती हैं, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में यही डिफरेंस होता है कि जो ये वुड का पीस है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एटम्स ही नज़र आ रहे हैं हमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कहीं शो नहीं हो रहे। तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है कि जहाँ पर हमने इस शीशे को गर्म करे हैं तो ये मालिक्यूल्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, और हर मटेरियल वाइब्रेट करता रहते हैं, मटेरियल जो है उसके एटम्स और मालिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं जब सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो इंसुलेटर है। तो ये मालिक्यूल्स क्या करें, देखें लाइंस शो करें कि जो वाइब्रेट कर रहे हैं, देख सभी के सभी मालिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम देखें यहाँ पर फायर ऑन की हमने, तो यहाँ पे हीट इन मालिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब की, इन्होंने वाइब्रेट किया, अपने साथ वाले मालिक्यूल से टकराए, हीट उनको ट्रांसफ़र होगी, ये अपने साथ वाले से टकराए, हीट उनको ट्रांसफ़र होगी। यानी टकराने से, कोलाइड करने से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल्स तो अपनी जगह पर बाउंड हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर में जो मालिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इस वजह से हीट ने आगे तभी ट्रांसफ़र होना है जब ये मालिक्यूल्स ये वाले नेक्स्ट वाले से टकराएंगे, ये नेक्स्ट वाले से टकराएंगे, ये नेक्स्ट वाले से टकराएंगे, ये फिर आगे टकराएंगे, फिर आगे टकराएंगे, फिर आगे टकराएंगे। तो जैसे जैसे मालिक्यूल्स आगे से आगे टकराते जा रहे हैं तो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इंतहाई स्लो प्रोसेस है। इसी वजह से हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, प्लास्टिक है, वुड है, इन चीज़ों के अंदर में, इंसुलेटर्स के अंदर में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनके पास सिर्फ एटम्स की वाइब्रेशन की बिना पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी बहुत ही हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब वुड का पीस है, उसको फायर में रख दें, उसके दूसरे एंड पॉइंट को आप देखें उसी टाइम पे गर्म नहीं होगा, कम से कम भी आधा घंटा या उससे ज़्यादा का टाइम लगेगा, तो फिर उसका दूसरा एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो बहुत ही स्लो हो रही है, क्योंकि सिर्फ किससे हो रही है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मालिक्यूल्स। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स कंडक्टर्स को देखें कि कंडक्टर्स के अंदर में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास में आपको हिस्सा जो ए नज़र आ रहा है, जहाँ पर अभी हमने इसको हीट अप नहीं किया और यानी अभी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया, तो इसके अंदर में क्या है, आम रूम टेम्परेचर के ऊपर में ये एटम्स हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर के बॉल्स नज़र आ रहे हैं,
ये एटम्स हैं और इनके दरम्यान में जो छोटे छोटे से आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़े डायग्राम को क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। जी, अब डायग्राम में आपको क्लियरली आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो ये आपको छोटे छोटे से जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं, जो ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर समझ लीजिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही डिफरेंस है कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। तो देखिए कंडक्टर्स के पास में ये जो आपको बॉल नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये एटम्स हैं और इन एटम्स के अंदर से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं, जो कि इनकी इनर मॉलिक्यूलर स्पेसिस के अंदर में रैंडमली मूव कर रहे हैं, दाएं बाएं सभी एक दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर को जब हीट अप करते हैं, जब इसका टेम्परेचर एक साइड पर इंक्रीज करते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है, यहाँ ये हॉट लिखा है ना, यानी यहाँ पर इसके नीचे हमने फायर ऑन कर दिया, उससे आप देखें क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। ये एटम्स हैं, देखें सर्कल्स साइड पे लाइन से नज़र आ रही है, मतलब कि जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ये खुद भी वाइब्रेट कर रहे हैं। जो प्रोसेस इंसुलेटर में हो रहा था वही कंडक्टर में भी हो रहा है, यानी इसके भी मॉलिक्यूल्स आपस में, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स हैं, ये एटम्स एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे, नेक्स्ट वाले एटम से टकराएंगे और उनको एनर्जी मिलेगी, फिर ये नेक्स्ट टकराएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, नेक्स्ट टकराएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। यानी कोलिजन के ज़रिए से, एटम्स के ज़रिए से एनर्जी को हॉट पार्ट से कोल्ड की तरफ जा रही है। लेकिन वही बात कि एटम्स चूँकि अपनी जगह पर बाउंड हैं, वो सिर्फ वहाँ पे वाइब्रेट ही कर सकते हैं। इस वजह से एनर्जी जो आगे ट्रांसफ़र हो रही है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसके पास और कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर्स के पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं तो ये एनर्जी को अब्जॉर्व करके रैपिडली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ में। वैसे भी ये बहुत तेज़ मूव करते रहते हैं, लेकिन जब इनके पास एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो इनकी मोशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हार्ड पार्ट में मौजूद हैं, यहाँ पर हम नीचे फायर ऑन किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अब्जॉर्व करके फास्टली यहाँ से हार्ड पार्ट से किधर को चले जाते हैं? कोल्ड पार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तेज़ी के साथ में एनर्जी जो है वो हार्ड पार्ट से किधर चली जाती है? कोल्ड पार्ट की तरफ चली जाती है। यही डिफरेंस है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में। यानी जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, इन मेटल्स के अंदर में जो हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स and also due to the rapid movement or fast motion of free electrons from hard part of a body to the cold part of a body। जिन एटम्स तो एनर्जी आगे ट्रांसफर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो भी एनर्जी को हार्ड पार्ट से किधर को लेकर जाते हैं? कोल्ड पार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको डिफाइन करते हैं हम, यानी कंडक्शन क्या है, सारी एक्सप्लेनेशन की बात हम कर चुके हैं। तो लास्ट पे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड तरीकाकार को बोलते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफ़र होने का तरीकाकार है। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट के ट्रांसफ़र होने का वो तरीकाकार, बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, के एटम्स के वाइब्रेट करने से, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी ये देखें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड फॉर्म ऑफ हार्ट, जिस सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स की, मेटल्स की बात कर रहे हैं। यानी मेटल्स के अंदर में, सॉलिड्स के अंदर में जो एटम्स की वजह से, एटम्स के टकराने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के हार्ड पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। इस मेथड को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। इस मोड को, इस तरीकाकार को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कंडक्शन कहा जाता है। और एंड पे उसने कंडक्टर और इंसुलेटर के लिहाज से भी बात की है कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि जितनी भी मेटल्स हैं उसमें हीट अच्छे से पास कर सकती हैं। द सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट ईजिली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स, कैन नॉट पास ईजिली, जिसमें आसानी से हीट नहीं गुजर सकती, उसको हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं या इंसुलेटर्स कहते हैं। और उसके एग्जांपल हमारे पास में क्या है? वुड है, कॉर्क है, कॉटन है, वूल है, ग्लास है, रबर है, ये सब के सब मटेरियल जो है वो क्या है? इंसुलेटर्स हैं। जिस वजह से इसके साथ में ही हम थोड़ा सा एक और टॉपिक है छोटा सा हमारा, इसको भी डिस्कस करते चलें। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते चलें हम यहाँ पर। जी, थर्मल कंडक्टिविटी में, थर्मल का मतलब हीट है, कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। तो इसमें हमारे पास में एक फार्मूला मिलेगा,
इस पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला है हमारे पास में, और वो इसी टॉपिक में आपको मिलेगा। तो जी हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास में एग्जांपल है। अब इसमें डायग्राम हम ले रहे हैं, जैसे कि एक मेटल का पीस है जिसे अब क्यूब फॉर्म में समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, तो इसको जी स्टूडेंट्स आप चेक करिएगा। देखिए हमारे पास में मेटल का जो पीस है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये रेड कलर में है, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये ब्लू कलर में है, मतलब इसका टेम्परेचर कम है। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पार्ट है उसका नाम हमने दिया T1, यानी हाई टेम्परेचर है, और जो कम टेम्परेचर है उसका नाम दिया हमने T2, मतलब लो टेम्परेचर है। और इस पूरे मेटल पीस की जो लेंथ है उसको हमने L का नाम दिया, और इसका ये जो एरिया देखें वाइट बाउंड्री लगा रखी है, इस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस हिस्सा को हमने नाम दिया हुआ A, एरिया A है। और हीट देखें ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, एरो साइन किसको शो कर रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2, मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है हमेशा हार्ड पार्ट टू कोल्ड पार्ट। हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, यानी जिस हिस्से में हीट ज़्यादा होती है वहाँ से हीट हमेशा कम की तरफ जाती है, यानी हार्ड पार्ट से हीट किधर को जा रही है, कोल्ड पार्ट की तरफ जा रही है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इस एग्जांपल को समझते हैं, थोरेटिकली भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी में जो एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट इन अ डिफरेंट मटीरियल्स, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो उसका रेट मुख्तलिफ होता है। देखिए कोई चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं, कोई देर से गर्म होती हैं, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस सब में एक जैसा नहीं होता। इन मेटल्स हीट फ्लोज रैपिडली एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर सच एज वुड, रबर, अभी जो हम बात कर रहे थे। कंसिडर सॉलिड ब्लॉक एज शोन इन अ फिगर, ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, सॉलिड फॉर्म में है, मेटल का है। वन ऑफ इट्स टू ऑपोजिट फेसिस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज हीटेड एज अ टेम्परेचर T1। जी इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, जितना एरिया ये है उतना एरिया यहाँ पर है। ऑपोजिट फेसिस, फेसिस मतलब एरिया की बात की जा रही है। तो एक साइड पे टेम्परेचर T1 है, दूसरी साइड पे टेम्परेचर T2 है। हीट क्यू फ्लोज अलोंग द लेंथ L, ऑपोजिट फेस एट टेम्परेचर T2 इन अ टाइम T। देन हीट जो है वो हीट को हम सिंबल क्या दे रहे हैं, Q, हीट का सिंबल Q, टेम्परेचर का सिंबल T, कैपिटल T, स्मॉल t टाइम के लिए, कैपिटल T टेम्परेचर के लिए। तो देखें ये T1 टेम्परेचर से हीट जो है किधर को जा रही है, T2 टेम्परेचर की तरफ जा रही है, और कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उसका नाम रखा Q, Q हीट, सिंबल उसका क्या आ गया, Q। डेफिनेशन आ गया हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ अ हीट दैट फ्लोज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जी यूनिट टाइम के अंदर मतलब एक सेकंड के अंदर में जितनी भी हीट यहाँ से हार्ड पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जा रही है उसको कहा जा रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट का मतलब होता है ना टाइम पे डिवाइड करना, टाइम से रेशो लेना। देन हीट का हम किसके साथ रेशो ले रहे हैं, टाइम से। तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, यानी वो हीट जो कि एक सेकंड के अंदर में T1 से T2 की तरफ जा रही है, हार्ड से कोल्ड की तरफ जा रही है। तो टाइम से जब हीट के ट्रांसफर होने की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, Q/T। जी स्टूडेंट्स, तो ज़हन में रखिएगा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का सिंबल क्या है, Q/T। जी जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ये डिफरेंट मेथड्स पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उन फैक्टर्स की बात हम करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के लिहाज से समझते हैं। तो पहले तो सिंबल याद रखें कि हम अलामत कौन सी इस्तेमाल करें हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर हीट का सिंबल है Q/T, Q/T कि कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हीट का जो ट्रांसफर होना है, रेट ऑफ हीट, टाइम के लिहाज से हीट का ट्रांसफर होना कि कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि ये उस मेटल की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब खुद ही सोचो ना, अगर ये लेंथ कम है तो ये हीट ट्रांसफर कैसे होनी है, इलेक्ट्रॉन से नहीं लेके जानी है, एटम से कोलाइड करना है। अगर यहाँ पर लेंथ कम होगी तो जहाँ पे एटम्स कोलाइड करेंगे और हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। इसके मुकाबला में देखें इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ऐसे सपोज करेंगे, जो बहुत ही बड़ी लेंथ है यहाँ पर, ऐसे जैसे कर्सर मूव कर रहा है, सपोज करें कि इसकी मेटल की लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो क्या होगा, जहाँ से एटम्स को टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सेंटर में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो उनको ज़्यादा फासला है, लेंथ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा।
इसका मतलब है कि अगर लेंथ कम होगी तो हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट कम ट्रांसफ़र होगी। यानी लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट्स? जी, लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। यानी अगर लेंथ लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन हमें यहाँ पे मिल गया? इन्वर्स का रिलेशन मिल गया। लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन आ गया? इन्वर्स का। यानी लेंथ के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांसफ़र भी कम हो जाएगा। यानी अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट को ट्रांसफ़र होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब कम हीट ट्रांसफ़र होगी। लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट कम ट्रांसफ़र होगी। 1 सेकंड की बात करें ना, यानी एक टाइम के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में कोई फिक्स टाइम ले लें, 1 सेकंड ले लें, 1 मिनट ले लें, 1 घंटा ले लें, अगर लेंथ ज़्यादा है तो 1 सेकंड के अंदर में हीट कम ट्रांसफ़र होगी, अगर लेंथ कम है तो 1 सेकंड में हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन आ गया? इन्वर्स का। तो कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर। इसी तरह से अगर हम एरिया के लिहाज से बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर ये एरिया छोटा होगा तो हीट कम ट्रांसफ़र होगी। बिल्कुल इस तरह से एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे आपने गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम के अंदर में आप जानते हैं कि बाहर, रूम से बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। रूम में हमने एसी ऑन किया हुआ है तो हमारे रूम का टेम्परेचर कम है और बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा डोर ओपन करें तो जो एरिया है वो कम होगा, जो ओपन एरिया है वो कम होगा, तो आपके रूम में हीट जो एंटर होगी, बाहर से अंदर आएगी हीट, वो कम आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा डोर ओपन कर दें तो वो एरिया, जो ओपन एरिया है वो बढ़ गया, तो बाहर से हीट ज़्यादा आपके कमरे में दाखिल होगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर जो मेटल का जो एरिया है जहाँ पर जो छोटा होगा तो उसमें हीट, जो एटम्स होंगे वो कम होंगे, तो कम एटम हीट को अब्जॉर्व करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र भी कम होगी। अगर एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करेंगे तो हीट की ट्रांसफ़र भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी अगर एरिया ज़्यादा तो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा, अगर एरिया कम तो हीट का ट्रांसफ़र भी कम। तो ये रेशो कौन सा आया? डायरेक्ट का। एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ ही है। तो देखें स्टूडेंट्स, यानी कि अगर क्या हुआ, एरिया कम है तो हीट का ट्रांसफ़र कम, अगर एरिया ज़्यादा है तो हीट का ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? दिन इसको लिखा जाएगा Q/A/T। जी, Q/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया ज़्यादा तो हीट का रेट का ट्रांसफ़र भी ज़्यादा, अगर एरिया कम तो हीट का रेट का ट्रांसफ़र भी कम। और लेंथ के साथ हमने कौन सा रिलेशन पढ़ा था? इन्वर्स का, कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट कम ट्रांसफ़र होगी, अगर लेंथ कम होगी तो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तीसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर का डिफरेंस हम कैसे लेते हैं? हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को माइनस करते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस है। यानी कि अगर एक साइड ज़्यादा गर्म है, दूसरी ज़्यादा ठंडी है, तो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी क्योंकि उनका टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है। और अगर दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा, मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल इसी तरह से देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस के लिहाज से अगर हम बात करें, गर्मियों के मौसम की बात करें, तो गर्मियों के मौसम में आप सपोज़ करेंगे अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो कमरे से बाहर गर्मी ज़्यादा अभी कम है और कमरे के अंदर भी अभी गर्मी जो है उससे और कम है। यानी दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि कमरे के अंदर भी हीट है, बाहर थोड़ी सी ज़्यादा हीट है। तो अभी सर्दी का, गर्मी का स्टार्ट है अभी, जैसे अप्रैल में, अभी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होता है, तो देन क्या होगा, बाहर से हीट हमारे कमरे में थोड़ी दाखिल होती है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है, कि कमरे का भी टेम्परेचर उतना ही है, बाहर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जब जून जुलाई का मंथ आ जाता है तो बाहर जो कमरे से बाहर की हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमरे की हीट उससे काफ़ी कम होती है। तो देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस, फ़र्क ज़्यादा आ गया। तो तब जो हीट हमारे रूम में आती है, बाहर से अंदर जो आती है, वो बहुत ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जितना हीट का डिफरेंस कम होगा हीट कम ट्रांसफ़र होगी, और जितना हीट का डिफरेंस ज़्यादा होगा हीट भी उतनी ही ज़्यादा दाखिल होगी। तो हीट के डिफरेंस को लिए हम सिंबल में क्या इस्तेमाल करें हैं? T1 - T2। यानी हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो हीट का डिफरेंस मिल जाएगा हमें। तो देखें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र कम होगी, ज़्यादा होगा तो हीट भी ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। जैसे समझ लीजिए कि जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, नीचे फायर थोड़ी जलाएंगे तो पानी को हीट कम मिलेगी, अगर आप फायर नीचे ज़्यादा होगी तो पानी को हीट भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। यानी फायर ज़्यादा करने से टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया तो हीट का ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस भी बढ़ गया।
तो जिन तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें तो देखें रेट ऑफ ट्रांसफर हीट जो है एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, एरिया बढ़ा तो हीट का ट्रांसफर बढ़ा, और टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इन दोनों को बटे के ऊपर रखा, लेंथ के साथ इसका इन्वर्स का रिलेशन था तो लेंथ को हमने बटे में रखा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके इक्वल लगाया और साथ में कांस्टेंट क्या लगाया हमने, के। कांस्टेंट क्या यूज़ किया, के। जी हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स, ये पूरा टेबल आपने याद रखना है, पूरे का पूरा टेबल आप याद करेंगे। और इसका यूनिट है वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। देखें क्यू ओवर टी वाट को शो करता है, क्यू जॉल है एनर्जी है और टी टाइम है, जॉल पर एनर्जी वाट होता है, इसको वाट कहते हैं। और ये लेंथ है, ये एरिया है, लेंथ का मीटर हो गया, एरिया का स्क्वायर मीटर हो गया, यानी 2 मीटर हो गया ना, एरिया का स्क्वायर मीटर मतलब 2 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ वाले मीटर से कट जाएगा, बटे में 1 मीटर रह जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन आ गया। तो ये मीटर बटे के ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, केल्विन भी बटे के ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसका क्यू ओवर टी का बन गया वाट, पावर का यूनिट है ना वाट, जॉल पर सेकंड, वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये पूरा टेबल स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। ये टेबल हमें बता रहा है कि कौन से मटेरियल में हीट कम ट्रांसफ़र होती है और कौन से मटेरियल में हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, ये डेफिनेशन आ गई थर्मल कंडक्टिविटी की। The rate of flow of a heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called thermal conductivity। यानी मतलब क्या है इसका, डायग्राम में समझें। यानी कि जो हमारे पास में ऐसे ऑपोजिट फेसेस हैं, ये क्यूब है, ये क्यूब की शेप है जो कि क्यूबिक मीटर की, क्यूबिक मीटर का मतलब है इसकी लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर, इसकी हाइट भी 1 मीटर। देखें लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर और इसकी हाइट भी 1 मीटर। डायग्राम में तो नहीं फील हो रहा, लेकिन हम क्यूब लेंगे जिसकी लेंथ भी बराबर हो, क्यूब कहते हैं उसको ना जिसकी लेंथ विड्थ हाइट बराबर होती है। यानी हमने इसकी लेंथ भी 1 मीटर रखी, विड्थ भी इसकी 1 मीटर रखी, ये विड्थ भी 1 मीटर रखी और इसकी हाइट भी 1 मीटर रखी। इसमें से इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस है 1 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टेम्परेचर है 200 केल्विन तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 199 केल्विन। अगर यहाँ पे टेम्परेचर है 201 केल्विन तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 200 केल्विन। यानी दोनों फेसिस के दरम्यान में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 1 केल्विन। तो तब 1 सेकंड में जितनी हीट हार्ड पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटीरियल, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटीरियल। आई होप स्टूडेंट्स आप लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।